हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी हमारे चैनल मिशन नौकरी आपके लिए करवा रहा है। आप जानते ही हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी में के जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, वो सिलेबस दोस्तों बहुत ही अलग सिलेबस है। उसमें कई टॉपिक्स दिए हुए हैं। उन आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं फ्रेंड्स, उन टॉपिक्स पे हमने आपके लिए वीडियोस लाए हुए हैं। और वो वीडियोस ऐसे हैं दोस्तों कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारा थैंक यू अदा कर रहे हैं, वो हमें शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और वो समझ रहे हैं कि जो हमने आपके लिए वीडियो लाए हुए हैं दोस्तों, उसमें कंटेंट बहुत ही क्वालिटी वाला है। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, हमने कुछ पाया है आज। ओके फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, कंपटीशन बहुत टफ है। और लगभग 1 करोड़ से ऊपर बच्चे जो है इस अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट मिला के लोग बच्चे बैठे हुए हैं। 1 करोड़ करीब 20 लाख लोग बैठे हुए हैं। तो कंपटीशन इतना टफ है। हमें पता है कि आप सबका टाइम बहुत कीमती है। हम जानते हैं कि अगर आप किसी चैनल पे जाते हैं और किसी वीडियो को आप देखते हैं और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है अरे यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया, हम समझते हैं कि आप लोग कितना तकलीफ़ होती है। जो हम लोग भी जब उस स्तर के थे, जब हम लोग भी तैयारी करते थे, उस समय तो खैर इतने यूट्यूब चैनल नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर हम लोगों ने कोई ऐसी चीज़ पढ़ी जिससे हमारा टाइम वेस्ट हुआ तो बड़ा तकलीफ़ होती है, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, टाइम आपके पास बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, हमारा मोटिव बस यही है कि हम आपको जो कॉन्सेप्ट जो वीडियो लाएं वो इतने कंटेंट इतना क्वालिटी वाला हो, इतना डिटेल्ड हो, क्वालिटी वाला हो, ताकि जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को देखें, वीडियो को देखें, तो उनको कुछ मिले, उनको कुछ ज्ञान हो। ओके फ्रेंड्स, और उस ज्ञान को वो अपने एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट कर पाए, यही हमारा एक मकसद है। जैसा हमने 2019 में किया था दोस्तों, बहुत से बच्चों ने आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन पाया। वैसे ही हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, हमारे सब्सक्राइबर्स, आरआरबी एनटीपीसी में नौकरी पाएँ। और जब वो नौकरी पाएंगे, जब हमें कमेंट करेंगे, तो हमें मानेंगे कि हम सक्सेसफुल हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, लगभग हमारा सिलेबस दोस्तों कंप्लीट है। हिस्ट्री और पॉलिटी और प्लस करंट अफेयर्स, यही 3 टॉपिक बचे हुए हैं। इन 3 टॉपिक ये तो हर जगह होते हैं, लेकिन हम कंसाइज वे में आपको ये टॉपिक्स बताते रहेंगे, साथ साथ ये वीडियोज़ आते रहेंगे, ताकि आपकी तैयारी भी अच्छी होती रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बहुत ही फैक्ट वाइज हम चीज़ों को कवर करेंगे। देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और फ्रीडम स्ट्रगल, ये भी एक टॉपिक आरआरबी एनटीपीसी में दिया हुआ है। इसमें अंत फ्रीडम स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर मान लिए हिस्ट्री से, मान लिए फॉर एग्जांपल 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फ्रीडम स्ट्रगल से 4 क्वेश्चन होंगे, ये ध्यान रखिएगा। फ्रीडम स्ट्रगल में दोस्तों इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, जो 1857 की पहली क्रांति थी देश की जंग की, आज़ादी की, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा बैकग्राउंड दोस्तों जान लेते हैं। देखिए, हुआ क्या था कि जो हमारा क्रांति है, देश की आज़ादी की क्रांति है, वो माना जाता है कि 1857 की जो पहली क्रांति थी, और 1947, मतलब कुल मिला के अगर आप देखें तो 90 साल हमने अंग्रेज़ों से लड़े। दोस्तों, आज हम लोग जब पढ़ते हैं तो बड़ा ही कम लगता है 90 साल। खुद सोचिए कि अभी हमारे देश को आज़ाद हुए 90 साल नहीं हुए, है ना? और लगता है कि ये कितनी बड़ी जो है लोग जा चुके हैं। मोदी जी 10 महीने 10 साल से हैं। उसके पहले कांग्रेस सरकार थी, राजीव गांधी साहब आए, इंदिरा गांधी आई, हैं, जवाहरलाल नेहरू आए, कितने लोग आके चले गए, लगता है कि यार बहुत पुराने लोग थे। लेकिन अभी भी सोचिए कि हमारे देश को आज़ाद हुए 90 साल नहीं हुए हैं, लेकिन इन 90 साल हमने लड़े हैं देश की आज़ादी के लिए, तो कितनी बड़ी बात है। अगर आप सोचिए कि 90 साल हमारे लोगों ने देश के साथ, देश में के लिए लड़े। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर बैकग्राउंड की हम बात करें, देखिए ये अंग्रेज़ जो आए थे सबसे पहले, जानते ही हैं, सबसे पहले जो यूरोप से अगर कोई आया था तो वो वास्को डी गामा थे। मसालों की खोज करते करते वो पुर्तगीज़ थे, और 1498 में वो भारत में आए थे। ठीक है, उसके बाद एक आध 100 साल बाद जो है डच और अंग्रेज़ भी आए। अंग्रेज़ों ने अपना सबसे पहला जो पोस्ट है वो सूरत में 1617 में आए, वो भी व्यापार के नज़रिए से आए। उसके बाद देखिए, अंग्रेज़ों ने बहुत चालाक थे, उन्होंने पुर्तगीज़ को हराया, डच को हराया, फ्रेंच से लड़ाई करते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद उसके बाद जैसे जैसे मुग़ल डिक्लाइन होते रहे, इन्होंने देख लिया कि मुग़ल जैसे डिक्लाइन हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, वैसे वैसे इन्होंने अपना शिकंजा बनाने लगे अंग्रेज़, ताकि हम भारत पे कब्जा कर लें। और जब बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में, तो उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने सिराजुद्दौला जो नवाब बंगाल है उनको हरा के वहाँ की बेसिकली कंट्रोल पा गए वो बंगाल पे, और बंगाल के कंट्रोल करने के बाद उनके पास पावर आ गई। उसी के साथ साथ जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में,
तो उन्होंने फिर बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे कब्जा कर लिया। दोस्तों बंगाल और बिहार जो है ना उस समय के बहुत, जैसे आज के समय हमारा दिल्ली और बम्बई है, वैसे समझ लिए उस समय हमारे पास बंगाल और बिहार थे। तो मतलब कितना इंपॉर्टेंट था वहाँ पे कब्जा करना। अवध का रीजन बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय। तो ये तो मतलब ये तो हम आपको आप ही बताएंगे जब हम आपको मेडिवल इंडिया पढ़ाएंगे, तो हम ये सब चीज़ इसमें लाएंगे, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। बस मैं थोड़ा सा आपको आपको जो बताना ही चाह रहा था कि कैसे अंग्रेज जो है मतलब हमारे जब 1857 क्रांति हुई तो कैसे अंग्रेज हमारे पास पहुंचे, बस थोड़ा सी झलक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 1857 क्रांति दिखाया तो सबसे पहली ऑर्गेनाइज रिवोल्ट था। सबसे पहला कोई ऐसी जंग थी, क्रांति थी जो कि भारत द्वारा लड़ी गई, पूरे देश में नहीं तो लेकिन ज़्यादातर एरिया में लड़ी गई दोस्तों। और इस जो 1857 की जो क्रांति है इसको कई नाम से इतिहासकार समझते हैं। जैसे इसको कई लोग कहते हैं कि ये सिपाही म्यूटिनी थी, मतलब कि जो सिपाही लोग थे जो फौज में थे उनके द्वारा एक विद्रोह था, ये कई लोग मानते हैं। कई लोगों ने इसको इंडियन म्यूटिनी कहा, कई लोगों ने इसको रिबेलियन कहा, है ना। कई लोगों ने इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है, देश की आज़ादी की पहली जंग किसने कहा था, तो वी डी सावरकर साहब ने इसको देश की आज़ादी का पहला जंग कहा था 1857 की क्रांति को। आखिर 1857 क्रांति हुई क्यों? देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति होने का जो दीर्घ कारण था, लंबा कारण था, वो इम्पोर्टेंट था। देखिए होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए होता क्या है कि बहुत कोई आदमी ऐसा हो जो किसी दूसरे आदमी को बहुत परेशान कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, वो सब्र कर रहा है दूसरा आदमी, वो आदमी परेशान किए जा रहा है, उसे परेशान किए जा रहा है, परेशान किए जा रहा है। एक समय ऐसा आता है कि एक चिंगारी उठती है, लेकिन उस चिंगारी से लड़ाई नहीं होती है, बल्कि वो चिंगारी तो एक तरीके का एक बस उसको क्या कहते हैं, उसको एक एक्टिवेट करती है। एक्टिवेट क्या करती है, जो इतने दिन तक उसे परेशान किया है उसको वो भड़ास निकाल रहा है अपना। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से 1857 की क्रांति के बहुत जो इंपॉर्टेंट कारण थे वो ये थे। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था कि इसमें ऐसे जो हिंदू राजा थे अगर उनके कोई नेचुरल औलाद नहीं है, नेचुरल बच्चे नहीं है और किसी को वो अडॉप्ट किए हुए बच्चे को, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये कहता था कि अगर अडॉप्ट किया हुआ बच्चा है तो वो आपकी राजगद्दी को संभाल नहीं सकता। ये एक कारण है। फिर इंडियन जो रूलर्स थे उनको परमिशन नहीं थी कि वो अपनी आर्मी रख सकें सब्सिडी अलायंस में। सब्सिडी अलायंस का नाम था कि इंडियन रूलर्स को आज़ादी नहीं थी कि वो अपने आर्मी रख सकें। ठीक है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन फैल रहा था, मतलब कि जो क्रिश्चियंस का जो धर्म था वो हमारे इंडियन सोसाइटी में फैल रहा था, वो भी एक कारण था। जो इंडियन सोसाइटी में जो हमारी प्रैक्टिस थी, सती सिस्टम था, विडो रीमैरिज, ये विडो मैरिज मतलब नहीं करते थे, उसको काफ़ी इन्होंने अंग्रेज़ों ने इसमें हस्तक्षेप करने लगे कि नहीं नहीं ये सब होना चाहिए। खैर वो सब चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन वो क्योंकि कल्चर था तो वो इंडियन ने उसको अपोज किया। हैवी टैक्सेस लगा दिया उन्होंने। ठीक है, फिर जो इंडियन सिपाही थे वो ब्रिटिश सिपाही में 87% थे। सोचिए क्या मतलब, अंग्रेज, ध्यान से देखिए कि भारत के जो सिपाही थे वो अंग्रेज के सिपाहियों को 87% थे, लेकिन वो पूरे देश पर कब्जा किए हुए थे। ठीक है, तो 87% होने के बावजूद भी माना उनको जो है अंग्रेजों के जो अंग्रेज के जो सोल्जर्स थे उनसे उनको कम कम दर्जा मिलता था। इवन कम, सेम रैंक पे अगर है तो तनख्वाह भी कम मिलती थी। ठीक है, फिर लॉर्ड कैनिंग ने एक जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट लाया था। उसके तहत ये कहा था कि अगर कोई सिपाही भारत में है तो उसको भारत के साथ साथ जो है अगर अंग्रेज में भी मतलब इंग्लैंड में भी लड़ना पड़े तो उसको जाना पड़ेगा। ठीक है, और जो पेंशन मिलती थी राजाओं को वो भी सस्पेंड कर दिया था। तो ये सब बहुत बड़े कारण थे 1857 की क्रांति के लिए। अब ये बड़े कारण एक इमीडिएट कारण में चेंज हुए। एक चिंगारी लगी, वो चिंगारी कैसे लगी, एक ग्रीस्ड कैटरिज आया। देखिए दोस्तों, उसमें क्या था कि एक गन आई। वो गन में जो है होता क्या था, जब गन को चलाते थे ना तो उसको दांत से पकड़ के खींचते थे। तो ये अफवाह फैली या ये रियलिटी फैली कि जिसको दांत से पकड़ के खींच रहे हैं उसमें गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी मिली हुई है। अब आप जानते हैं हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है। ठीक है, और मुसलमान धर्म में, इस्लाम धर्म में सूअर को, पिग को भी खराब जानवर माना जाता है। ठीक है, नजीस जानवर माना जाता है। तो जानबूझ के अंग्रेजों ने उस चीज़ को रखा, जिससे क्या हुआ, जिससे ये हुआ, एक अफवाह फैली, जिससे क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम ने उसको यूज़ करने से मना कर दिया। ठीक है, उससे क्या हुआ, फिर मंगल पांडे ने, जो मंगल पांडे थे 1857 में,
वहाँ बैरकपुर के सिपाही थे वो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मना कर दिया यूज़ करने से और सीनियर ऑफिसर्स पे अटैक कर दिया, उनको कई लोगों को मार दिया। ठीक है, उससे क्या हुआ, उनको 8 अप्रैल को फांसी सजा हो गई। लेकिन उसके बाद भी चीज़ें रुकी नहीं। मेरठ में 9 मई को मेरठ में लगभग 85 सोल्जर्स मेरठ के थे, उन्होंने भी इसको यूज़ करना से मना कर दिया। मना जब कर दिया यूज़ करने से, तो वहाँ के लोगों को 10 साल की कैद हो गई। जब 10 साल की कैद हो गई तो जो और सिपाही थे वो गुस्सा गए, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया और सब कहे चलो दिल्ली चलो। और दिल्ली जाके उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर मान दिया, जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे। तो देखिए दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए तो उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुस्लिम भी थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर माना, जो कि एक मुगल एम्परर थे। तो जो उस समय के जो मुगल एम्परर थे, उन्होंने माना कि जो देश में जो मुगल एम्परर इतने सालों तक राज किए हुए हैं, उन्होंने अपना नेता उन्हीं को माना। उसके पीछे उनके रीज़न भी थे कि उन्होंने मुगल एम्परर ने काफ़ी लंबे पीरियड रहे और उन्होंने देश की ज़मीन में, देश के खजाने को, देश की ज़मीन को देश में ही रखा। ठीक है, अंग्रेजों ने को क्या किया, अंग्रेजों ने देश के खजाने को अपने यहाँ से निकाल के अंग्रेज ले गए, इंग्लैंड ले गए। ठीक है, तो जो आपको याद होगा, जो दादा भाई नौरोजी की जो एक थ्योरी ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि कैसे जो है अंग्रेज जो है हमारे देश के खजाने को बाहर ले जा रहे हैं, गरीब कर रहे हैं हमारे देश को। ठीक है, तो इसीलिए उस समय भी हिंदू मुस्लिम की जो एकता हुई, इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर माना और उसी के बाद उन्होंने वहाँ पे एक रिवोल्ट, बड़ा रिवोल्ट हुआ। और जो वो रिवोल्ट हुआ, देखिए दोस्तों इस तरीके से गन थी, ये देखिए इस तरीके से वो गन थी, तो इसको मुंह से पकड़ना पड़ता था, खींचना पड़ता था, तो उसमें काफ़ी अपोज हुआ। अब ये रिवोल्ट देखिए फैला। ठीक है, ये रिवोल्ट क्या हुआ, फैला। और ये रिवोल्ट कहाँ कहाँ फैला, मेन जो एरिया था इसका कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार के कुछ इलाके। ठीक है, लखनऊ से कौन लड़ा, लखनऊ से लड़ी बेगम हजरत महल। कानपुर से लड़े नाना साहेब, जो कि पेशवा बाजीराव के एडॉप्टेड सन थे। और फिर नाना साहेब जब वहाँ से निकल गए तो उनका जो कमांडर था तात्या तोपे, वो लड़े। ठीक है, झांसी से कौन लड़े, रानी लक्ष्मीबाई। बिहार से कुंवर सिंह। ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। बेसिकली रानी लक्ष्मीबाई जब झांसी से निकली तो ग्वालियर पहुंची, और तात्या टोपे भी जब वहाँ से निकले तो ग्वालियर पहुंचे, तो दोनों मिलकर फिर ग्वालियर में लड़े। ठीक है, बरेली में कौन लड़ा, खान बहादुर खान। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली। और दिल्ली में बहादुर शाह जफर। तो एक तरीके से देखिए आप हिंदू मुस्लिम यूनिटी देख रहे हैं यहाँ पर, कैसे उसमें हिंदू और मुसलमान एकता थी, एकता इसमें नज़र आई इस रिवोल्ट में। लेकिन फ्रेंड्स उस समय की जो अंग्रेज फौज थी और जो अंग्रेज के जो कमांडर थे, उनके अंदर जो लड़ने की स्किल थी वो हमारे लोगों से लड़ने से बहुत ज़्यादा थी। एक और मैं आपको बताऊं, ये रिवोल्ट इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया, इसलिए क्योंकि जितने भी हमारे लोग लीडर लड़ रहे थे ना, वो उसमें कहीं ना कहीं देश हित नहीं था, उसमें कहीं ना कहीं अपना हित भी था। फॉर एग्जांपल जैसे ये हैं नाना साहब, इनको जो है वो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो उनको खाने लगा, है ना। उसमें और भी चीज़ें थी काफ़ी, मतलब एक सेंट, जैसे महात्मा गांधी ने ना एक सबको एक किया, वहाँ पे इसका एक बहुत बड़ा कारण था रिवोल्ट का। रिवोल्ट को जो हारने का जो कारण था, वो एक तो हमारे 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 लोग जो लड़ रहे थे वो एक ट्रेडिशनल तरीके से लड़ रहे थे, घोड़े थे, तलवार थे, है ना, और भी चीज़ें थी। लेकिन जो अंग्रेज लड़ रहे थे वो एक हाई स्किल मिलिट्री से लड़ रहे थे, उनके पास प्रॉपर गन थी, प्रॉपर हथियार थे, है ना दोस्तों। तो इस तरीके से चीज़ें लड़ी। अब देखिए लखनऊ में कौन लड़ा, लखनऊ से जो लड़ा वो हेनरी लॉरेंस। कानपुर से सर कॉलिन कैम्पबेल। झांसी से जनरल ह्यूज रोज। बिहार से विलियम टेलर। ग्वालियर से जनरल ह्यूज रोज। ठीक है, बरेली से भी सर कॉलिन कैम्पबेल। इलाहाबाद बनारस से कॉर्नल ऑन्सेल। और दिल्ली से जॉन निकोलस। जॉन निकोलस तो खैर लड़ते लड़ते मर गए थे वहाँ पे, काफ़ी इनको इंजरी आ गई थी। अच्छा, ये फेल क्यों हुआ, देखिए फेल क्या हुआ, हमारी लीडरशिप उतनी इफेक्टिव नहीं रही, हमारे पास रिसोर्स कम थे, कहने मतलब है हमारे पास उस तरह के हथियार, मिलिट्री पावर नहीं थी जैसे अंग्रेज़ों के पास थी। और ये जो फैला था वो लिमिटेड एरिया में फैला था। जो पूरे मतलब जो हमारे इसमें के राजा लड़ रहे थे
जो मेन जो मतलब पब्लिक थी वो काफ़ी इसमें साथ में नहीं आई, ठीक है। उसके बाद जो इनका जो क्या नाम है, अंग्रेज़ों का जो गुप्तचर वाला सिस्टम था ना, टेलीग्राफ था, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। उसमें क्या था कि वो टेलीग्राफ जो है, वो कमांडर को हर इन्फॉर्मेशन देता था कि अब ये रिबल्स क्या करने जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। उसके बाद फाइनली क्या हुआ, जब ये रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया, तो 1862 में जो लास्ट मुग़ल एम्परर थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनको वहाँ से निकाल के जो है रंगून भेज दिया गया, और बंगाल में बांग्लादेश में, और वहाँ पर उनका वहाँ पे वो उनका इंतकाल हुआ और वहीं पर उनकी कब्र है। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, जो कंपनी रूल थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वो ख़त्म हो गई, और जो हमारा देश है वो पूरा ब्रिटिश सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया, और जो गवर्नर जनरल का ऑफिस था वो अब कहला गया वाइसरॉय। तो उसी हिसाब से जो लॉर्ड कैनिंग थे वो लास्ट गवर्नर जनरल हुए और पहले वाइसरॉय हुए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ख़त्म हो गया, ठीक है। जो राइट टू अडॉप्टेड सन्स था एज लीगल है, ये एक्सेप्टेड, भाई ये बात एक्सेप्ट कर ली गई कि ठीक है, अगर अडॉप्टेड सन भी होंगे तो भी जो है उनको आप अपनी गद्दी दे सकते हैं, ताकि दोबारा ये रिवोल्ट ना हो। और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, पहले क्या था कि इंडियन सोल्जर्स थे वो 87% थे, और ब्रिटिश सोल्जर 17% थे। उसको बढ़ा दिया गया ताकि ब्रिटिश जो सोल्जर्स हैं उनकी संख्या बढ़ी ज़्यादा रहे, बिकॉज भारतीय रहेंगे तो उसमें ज़्यादा रिवोल्ट होने की संभावना है। फिर इस रिवोल्ट पे काफ़ी बुक्स लिखी गई, जैसे इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीर सावरकर साहब ने लिखी। 1857 सिम्पोसियम बाई पूरनचंद जोशी जी ने लिखा। इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 जॉर्ज ब्रूस मेलेसन ने लिखा। ग्रेट म्यूटिनी लिखा बाई क्रिस्टोफर हाइबर्ट रिलीजन ने। आइडियोलॉजी ऑफ रिबल्स ऑफ 1857 ये लिखा इकबाल हुसैन ने। और एक्सवेक्शन ऑफ ट्रुथ अनसंग हीरोज ऑफ 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये लिखा खान मोहम्मद सादिक खान ने। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कुछ 1857 के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। इस इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये कौन कौन कहाँ पे लड़ा, ठीक है। यहाँ पे हमारे फाइटर्स हैं, यहाँ पे अंग्रेज हैं, ठीक है, क्यों हुआ, इमीडिएट कॉज क्या था, और वेरियस कॉजेस क्या थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है 1857, और ऐसे हम छोटे टॉपिक ला के दोस्तों आपके सारी हिस्ट्री और पॉलिटी भी हम खत्म कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।